Hello everyone, welcome to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are good. Today in this video we will cover question number 231 to 250 and all these questions are very important for all TZT PZT exams. So let's begin the class. Question number 231 is trace the following list the play which doesn't belong to the category to which the rest to. इनमें से कौन सा प्ले अदर थ्री प्ले की कैटेगरी में नहीं आता है? ऑप्शंस हैं ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट या द टेम्पेस्ट. व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज द टेम्पेस्ट. ओथेलो, किंग लियर एंड हैमलेट ये तीनों फेमस ट्रेजेडी हैं विलियम शेक्सपियर की, जबकि टेम्पेस्ट इज अ कॉमेडी. So right answer will be the Tempest. Next question is Shylock is a character in Shakespeare's. Shylock कैरेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में होता है? ट्वेल्थ नाइट में, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट या कॉमेडी ऑफ एरर्स में? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी मर्चेंट ऑफ वेनिस. शाइलॉक कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में होता है. शाइलॉक के कैरेक्टर ट्रेट्स हैं ग्रिड, जेलेसी and vengeance. Next question is who is known as the fourth witch among Shakespeare's women characters? शेक्सपियर्स के वुमेन कैरेक्टर्स में से फोर्थ विच किसे कहा गया है? डेस्टिमोना, जेट्रूड, लेडी मैकबेथ या कॉर्डेलिया? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज लेडी मैकबेथ. लेडी मैकबेथ इज नोन एज द फोर्थ विच among Shakespeare's women characters in his most powerful play Macbeth. Lady Macbeth's actions implies that she is witch-like. Next question is who has been spoken the following words in Shakespeare's Macbeth? Shakespeare's के Macbeth play में ये words किसके द्वारा speak किए गए हैं? The sleeping and the dead are but as pictures. First witch, second witch, third witch या none of the above? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स ये वर्ड्स स्पीक किए गए हैं लेडी मैकबेथ के द्वारा. इन एक्ट सेकंड, सीन सेकंड में इन द प्ले मैकबेथ. और ये वर्ड्स लेडी मैकबेथ के द्वारा जब कहे जाते हैं जब मैकबेथ और लेडी मैकबेथ में कन्वर्सेशन होती हैं. शेक्सपियर के द्वारा मैकबेथ को राइट किया गया था इन 1606 में. दिस विल बी प्ले. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले इस लाइन के साथ ओपन होता है? टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ या रोमियो एंड जूलियट? सो ये प्ले है ट्वेल्थ नाइट. विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी प्ले ट्वेल्थ नाइट ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन. और ट्वेल्थ नाइट इट इज अ कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. This beautiful play was written between 1601 and 1602. Next question is read the following lines and answer the question that follows it. O Julius Caesar, thou art mighty yet the spit walks abroad and turns our swords in our own proper entrails. Options हैं Brutus was too mighty, Caesar was mighty even after his death, Antony was mighty या Cassius was mighty. What will be the right answer for this question? Right answer is Caesar was mighty even after his death. Who states these words for Shakespeare's? शेक्सपियर्स के लिए ये वर्ड्स कौन स्टेट्स करता है? शोल ऑफ द एज, द अप्लॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज. ऑप्शंस हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन या यट. व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज बेन जॉनसन.
बेन जॉनसन एक फेमस पोइट एसेइस्ट माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जिनका बोर्न हुआ था 11 जून 1572 इन लंदन। जॉनसन ने अपना फर्स्ट ग्रेट प्ले राइट किया 1598 में, जिसका नेम था एवरी मैन हिज ह्यूमर। विद वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स को ब्रिंगिंग आउट करने में वर्ड्सवर्थ के साथ किसने कोलैबोरेट किया? ऑप्शंस हैं शैली, कॉलरेज, केट्स या बैरोन। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो राइट आंसर विल बी कॉलरेज। एस.टी. कॉलरेज collaborated with William Wordsworth in bringing out lyrical ballads in 1798। लिरिकल बैलेड्स एक कलेक्शन है 23 पोएम्स का, जिसमें 19 पोएम्स राइट की हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने एंड रेस्ट 4 पोएम्स राइट की गई हैं एस.टी. कॉलरेज के द्वारा। एंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द 4 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, उसका लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट एडिशन आया था 1798 में, जिसमें टोटल पोएम्स थी 23। इसके अंदर 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ के द्वारा राइट की गई थी एंड 4 पोएम्स बाय कॉलरेज। थर्ड एडिशन ये आया था 1802 में, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया था अपेंडिक्स को, जिसको टाइटल दिया गया है पोएटिक डिक्शन। The fourth and last edition in 1805. So once again, फर्स्ट एडिशन 1798 में 23 पोएम्स के साथ, सेकेंड एडिशन 1800 में जिसमें वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया था प्रीफेस को, एंड द थर्ड एडिशन 1802 जिसमें वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया था अपेंडिक्स, जिसका टाइटल है पोएटिक डिक्शन, एंड फोर्थ और लास्ट एडिशन इन 1805। Next question is the original title of which of Wordsworth's following poems was a poem on the growth of an individual mind? Options are Lucy poems, The Prelude, The Ode on the Intimation of Immortality या Tinton Abbey। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम का टाइटल ओरिजिनल है? अ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड, लूसी पोएम्स का, द प्रेल्यूड का, द ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी या टिंटन एबी। राइट आंसर इज द प्रेल्यूड। प्रेल्यूड पोएम का ओरिजिनल टाइटल है अ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। प्रेल्यूड को ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड के नेम से भी जाना जाता है। ये वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि ब्लैंक वर्स में राइट की गई है, एंड ये पोएम पब्लिश हुई थी 1850 में 14 बुक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस। इन टर्म्स का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा? टर्म्स हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, अनरिलेबल नैरेटर, थिएटर ऑफ क्रूल्टी या ईगोस्टिस्टिकल सबलिम। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज DACB। डी में फर्स्ट आएगा ईगोटिस्टिकल सबलिम। ईगोटिस्टिकल सबलिम फर्स्ट यूज किया था किट्स ने इन ए लेटर टू रिचर्ड्स वुडहाउस डेटेड 27 अक्टूबर 1818, and he used this phrase to describe the version of Wordsworth's distinctive genius. Next is A, dissociation of sensibility. Dissociation of sensibility ये phrase यूज की गई थी T.S. Eliot के द्वारा in the essay The Metaphysical Poets 1921 to explain the exchange that occurred in English poetry after the heyday of the metaphysical poets. And C, third one is theatre of cruelty. theatre of cruelty एक फॉर्म है थिएटर की जनरली जो एसोसिएटेड है विद एंटोनिन ओट्रोड बिटवीन 1931 to 1936।
which aimed to shock the senses of his audience, sometimes using violent and confronting images that appealed to emotions. And the fourth one is unreliable narrator. Unreliable narrator was first coined by Winnie C. Booth in his 1961 book Rhetoric of Fiction. So once again, egotistical sublime in 1818, dissociation of sensibility 1921, and the theater of cruelty 1931 to 1936. Or fourth one is unreliable narrator in 1961. The excursion dated 1814 marks the beginning of एक्सकर्सन डेटिन 1814 मार्क्स करती है बिगिनिंग किसके लिए? वर्ड्सवर्थ ग्रोइंग सेंसिबिलिटी टू नेचुरल फेनोमेना, द डेक्लाइन ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस, द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ ascent to fame, वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलरिज. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी द डेक्लाइन ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस. विलियम वर्ड्सवर्थ was one of the leading poets of the age, but during 1814, when the excursion was published, it didn't find favor with professional reviewers. Although in the later years, Wordsworth continued to write a large number of poems, but very little of the work of his later years retained the freshness, the visionary quality of his early poems. Next question is, the verse line she gave me eyes, she gave me ears, and humble cares and the delicate fears were reference to. ये वर्स लाइन किससे रेफरेंस करती हैं? रिवर वाई को, एनेथ वैलोन, डोरथी वर्ड्सवर्थ या एंसेस्ट्रल स्कॉटलैंड. What will be the right answer for this question? Right answer is Dorothy Wordsworth. She gave me eyes, she gave me ears, and the humble cares, delicate fears. लाइन रेफरेंस की गई है डोरथी वर्ड्सवर्थ को. William Wordsworth passed towards nature more and more as his writing career advanced. His sister Dorothy was always with him, from where he got the inspiration. प्रेल्यूड को कब लिखा गया था? 1802 में, 1805, 1807 या 1806? What will be the right answer? Right answer is 1805. प्रेल्यूड एक ग्रेट रोमांटिक पोएम है वर्ड्सवर्थ की, जो कि कंप्लीट हुई थी 1805 में, और इसकी थीम थी द ग्रोथ ऑफ द पोइट्स माइंड. दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1850 और कंप्लीटेड हुई थी ये 1805 में, पब्लिश्ड हुई थी 1850 में. फाइनल वर्जन इस पोएम का आया था 14 बुक्स के रूप में 1850 में. Next question is, William Wordsworth's Tinton Abbey is dramatic monologue, dramatic lyric, a dramatic epic या none of the above. विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबी किस फॉर्म में आएगा इनमें से? राइट आंसर इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. द फुल टाइटल ऑफ दिस पोएम इज Lines composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798. और टिंटन एबी कंपोज की गई है ब्लैंक वर्स में, विच इज़ a name used to describe unrhymed lines in iambic pentameter, and its style is therefore very fluid and natural. Its lead as easily as if it were a prose piece. गोल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी करियर बिगेन किया एज ए जर्नलिस्ट, अ ड्रामेटिस्ट, अ नॉवलिस्ट या अ पोइट. व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज अ नॉवलिस्ट. जॉन गोल्सवर्दी ने फर्स्ट राइट की थी स्टोरीज और नॉवेल्स को. हिज फर्स्ट स्टोरीज वर पब्लिश्ड अंडर द सिरोनिम जॉन सिंह जॉन, एंड एज ए नॉवलिस्ट गोल्सवर्दी chiefly known for his रोमन फ्लू.
गोल्सवर्दी का फोरसाइट सागा 1906 एक फेमस नॉवल माना जाता है सीरीज का, जो कंटेन करता है फर्स्ट नॉवल द मैन ऑफ द प्रॉपर्टी इन विच ही मेड हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ द अपर मिडिल क्लासेज। आर्टिस्ट के रूप में भी कंसिडर किया जाता है बिकॉज इनके फेमस प्ले हैं जैसे सिल्वर बॉक्स 1906, स्ट्राइप 1909 का और जस्टिस 1910 का। इनके लिए इन्हें पॉपुलैरिटी मिली है एज ए ड्रामेटिस्ट के रूप में भी, बट बेसिकली इन्होंने जो अपना लिटरेरी करियर बिगिन किया था वो एज ए नॉवलिस्ट किया था। सो उसका राइट आंसर होगा नॉवलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासेस डिपिक्टेड इन। ऑप्शंस है द एस्केप, द पीजन, द स्किन गेम एंड द लॉयल्टीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉयल्टीज। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासेस डिपिक्टेड इन द प्ले लॉयल्टीज रिटन बाय जॉन गोल्सवर्दी। और लॉयल्टीज जो है इज वन ऑफ द फर्स्ट प्ले दैट डील्स ऑनेस्टी एंड ओपनली with the problem of anti-Semitism in aristocratic societies. Question number 248 is the lower class was represented in Goldsworthy. लोअर क्लास गोल्सवर्दी के किस वर्क में रिप्रेजेंट होती हैं? कंट्री हाउस में, फोरसाइट सागा, फ्रेटर्निटी या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेटर्निटी। The lower class was represented in Goldsworthy's novel published in 1909 by the title Fraternity. So right answer is Fraternity. In this novel, he explored the various connections between urban society and the social classes therein. Question number 249 is strife dramatizes. Options है drama between lovers, एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्ट्राइक या वार। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अ स्ट्राइक। स्ट्राइक ड्रामेटाइजेस अ स्ट्राइक। स्ट्राइक एक थर्ड प्ले है जॉन गोल्सवर्दी का। इट वॉज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन 1909 at Duke of York's Theatre. Goldsworthy points out that he interest of industrial harmony, both capitalists and the laborers should work in union. He dramatized the strikes by the showing how the industrial life got into stagnation due to these strikes. और गोल्सवर्दी का स्ट्राइक when shown in the form of drama in 1909, it received with universal acclaim also. Last question is which of the following plays of G.B. Shaw has been made into a film starring Audrey Hepburn? Options है सेंट जॉन, पिगमेलियन, कैंडिडा, मेजर बारबरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका पिगमेलियन। Pygmalion is a play written by G.B. Shaw was made into a film starring Audrey Hepburn.